नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की झोली में बिहार के लिए सब कुछ है। न्याय भी है और बदलाव भी है, स्वाभिमान भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की झोली में, नीतीश कुमार की झोली में क्या है? अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का प्लान। जी हां, यही सच है। और यह सच सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। क्योंकि डबल इंजन की सरकारों ने पूरे देश को इसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। इसी पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कि जब तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया, उसके पहले राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं के साथ छठ को लेकर चर्चा की और चर्चा की कि छठ का महत्व क्यों है, और चर्चा की कि बिहार की समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है, और उस चर्चा से निकल के आया। छठ का महत्व तो इसलिए है कि एकमात्र ऐसा देश में पर्व है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके मनाते हैं। और बिहार में वो किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, सब एक घाट पर एक साथ खड़े होके यह पर्व मनाते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता इस पर। यह संदेश है, यह संदेश पूरे भारत के लिए है कि यही बात भारत का संविधान बताता है। और यही बात राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने जब बात की बिहार के युवाओं से, तो जो चीजें सामने आई उसमें सबसे बड़ी चीज थी शिक्षा। शिक्षा जिस तरह बर्बाद हुई है, कक्षा 9 से लेके 10 तक का 9-10 में जो ड्रॉप आउट है वो 29 राज्यों में 27वें नंबर पे है बिहार। यानी इस स्थिति में है कि सबसे टॉप की स्थिति में खड़ा है। और इसी तरीके से 11वीं 12वीं में वो 28वें नंबर पे है। अब आप सोचिए, इतनी बुरी हालत हो। रोजगार में पूरे देश के 29 राज्यों में वो 21वें नंबर पे है। और इसी तरीके से उद्योग के मामले में वो पूरे देश के 29 राज्यों में 23वें नंबर पर है। जो शिशु मृत्यु दर है उसमें 29 राज्यों में 27वें नंबर पर है। और इसी तरीके से जो बीमा सुरक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, उसमें वो 29 राज्यों में 29वें नंबर पर ही है। यानी सबसे आखिरी खड़ा है, उसके बाद कोई नहीं है। यानी मरते रहो, खटते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। घरों में जो शौचालय की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें वो पूरे देश में 29 में से 29वें नंबर पे, यानी इतनी बदतर हालत। और जो वहां के लोग हैं उनके विकास का जो ह्यूमन इंडेक्स है, उसमें बिहार की स्थिति 27 राज्यों का इंडेक्स बना है, उस 27 में से 27वें नंबर पर ही। इसी तरीके से प्रति व्यक्ति आय में वो 25 राज्यों का जो आकलन हुआ, उसमें 25 में से 25वें ही नंबर पर है। यानी सबसे आखिरी यहां पर भी खड़ा है। और इसी तरीके से तमाम चीजें, चाहे जिसमें देखिए, हर एक में यह हालत। तो जो बिहारी हैं उनकी जब यह हालत हो, तो राहुल गांधी ने यही समझा और यही समझ के अपनी टीम को बताया और तेजस्वी के साथ अपनी विशेषज्ञों की टीम लगाई, दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट को लगाया और उसके बाद में एक घोषणा पत्र बनाया। जो घोषणा पत्र सामने आया, उस घोषणा पत्र में सबके लिए सब कुछ था। स्वास्थ्य को सबसे अधिक अहमियत दी गई और 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की गई, जिससे करीब से करीब व्यक्ति मुफ्त में अपना 25 लाख तक का इलाज करा दे। और यह प्रयोग राहुल गांधी अपने राजस्थान में जब उनकी सरकार थी, यह करके दिखा चुके हैं। और इसी तरीके से राहुल गांधी ने
शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, इंडस्ट्री की हो, हर चीजों के लिए पूरी प्लानिंग की। और आज उसी प्लानिंग को तेजस्वी के प्रण के रूप में पेश कर दिया गया जनता के सामने, सर्वदलीय बैठक में किया गया और उस सम्मेलन में बता दिया गया कि हमारे तो यह प्रण है। लेकिन साहब, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को धंधा देते हैं और अपराधियों को टिकट दिलाते हैं। जी हां, जो खुद कहते हैं कि बिहार में यदि लालू की पार्टी आ गई और वो आ गए तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। नहीं, उनके में जंगल राज नहीं आ जाएगा। उनके आए बिना ही आप जंगल राज ले आए हैं और इस 20 साल में आपने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है हर तरह से और अपराधियों के चरणों में बैठ गए, चाहे भाजपा हो, चाहे नीतीश कुमार हो या चाहे चिराग पासवान। और इस तरह से आप समझ सकते हैं अपराधियों को सबसे बड़ा संरक्षण वो दे रहे हैं। जी, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले दिखाता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो अपराधों के ही जरिए अपनी सरकार स्थापित कराते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए जो रिपोर्ट बनी, जो रेलवे बोर्ड के पूरे उसने आयोग ने जांच की, उसमें आया कि जो साबरमती एक्सप्रेस जिसमें राम भक्त जा रहे थे, तीर्थयात्री जा रहे थे, उसमें जो हमला किया गया और उसमें जो अंदर से आग लगाई गई, वो अंदर से आग लगी, यानी खुद ही आग लगवाई गई। और वह आग किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने ही लगवाई थी। यह बात उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला ने भी बताई थी। और यही बात खुल के आई कि कैसे साबरमती एक्सप्रेस में अंदर से आग लगी थी। यह जांच कमीशन की रिपोर्ट से सामने आया, रेलवे की जांच कमीशन की रिपोर्ट से। क्योंकि यदि बाहर से लगती तो तमाम दूसरी जगह लगती, लेकिन बाहर से संभव नहीं था, अंदर से आग लगी। तो यह बड़ी चीज। अब आता हूं, उसके बाद में पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कराए गए, प्रतिक्रिया बताकर। और जिस तरह से प्लान तरीके से दंगे कराए गए, लड़कियों की, महिलाओं की, सबकी सरेआम सामूहिक रेप किए गए, हत्याएं की गई, सब कुछ किया गया, नवजात तक मार दिए गए। सोचिए, बिल्किस बानो उसी का उदाहरण है। और इस तरह के तमाम पाप हुए। कांग्रेस के पूर्व सांसद को गुलबर्गा सोसाइटी में आग लगा के मार डाला गया। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी, उसकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ती रही, लेकिन वो दुनिया से चली गई, इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि देश में इन फांसीवादियों, अपराधियों की सरकार बन चुकी थी। तो अब आप समझ सकते हैं, जिन्होंने यह गुनाह किए हो वो आके बिहार में कहते हैं। और बिहार में आने से पहले और भी बता दूं कि उसी गुजरात में पकड़ा गया था वह रैकेट कि किस तरह से अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं का एक नेक्सस काम कर रहा था, जो वसूली करता था व्यापारियों से, जो वसूली करता था तमाम दूसरे उद्योगपतियों से, और उन अपराधियों का इस्तेमाल करता था। और जब काम हो जाता था तो उनको इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता। सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हो, फर्जी इनकाउंटर, उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या हो संदिग्ध परिस्थितियों में, या तुलसीराम प्रजापति का इनकाउंटर हो फर्जी तरीके से, ये सब मामलों की सीबीआई ने जांच की थी। और जो चार्जशीट पेश की उसमें सबूतों सहित पेश किया था कि कैसे अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के संरक्षण में काम कर रहा था, जो गृह मंत्री भी था, उसने पूरा गैंग बनाया था। और उसमें उस समय तत्कालीन राजस्थान का गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, जो इस समय पंजाब का गवर्नर है, और भारतीय जनता पार्टी का वह नेता ओम माथुर, ये सब मिलके, जो गवर्नर, तो वो सब मिल करके
किस तरह से ये क्राइम करते थे, डील करते थे और सब करते थे, और उसके बाद मार्बल लॉबी से लेके सबसे पैसे की वसूली होती थी। यह खेल था। यही वजह थी कि उसे तड़ी पार किया गया, जेल रखा गया। नरेंद्र मोदी को दुनिया ने अपने यहां आने से रोका और बूचर ऑफ गुजरात कहा था। तो सोचिए, जो इस तरह का रहा वो बिहार पहुंचते हैं और कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। इससे बड़ा जंगल राज कोई हो सकता था जो इन्होंने किया? कभी नहीं दुनिया में हुआ। वैसा इन्होंने किया था, और उसके बाद जंगल राज डराते हैं। तो साहब, जंगल राज भी देख लीजिए। जंगल राज जब कहते हैं, तो आप देखिए, जब ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट किसने दी है? अपराधियों को। तो इसमें आप पूरे परिवारों को देखिए, स्थितियां देखिए। बीजेपी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं, उनमें आपराधिक जो बड़े अपराधी हैं, उनमें सबसे बड़ा अपराधी सम्राट चौधरी, जो नरसंहार का आरोपी था, और इसी तरीके से वो तमाम दूसरे अपराधों का वो था, जिसके खिलाफ 1 दर्जन केस दर्ज थे, दंगे के, मारपीट के, भ्रष्टाचार के, सब कुछ के। और यह सम्राट चौधरी बीजेपी का डिप्टी सीएम है, और इस समय डिप्टी सीएम है और प्रत्याशी है तारापुर से। इसी तरीके से इनके यहां विजय कुमार सिन्हा, वो है डिप्टी सीएम, और वो भी लखीसराय से है, और उसके खिलाफ भी दंगा, हिंसा और तमाम तरह के अपराध हैं। इसी तरीके से राम कृपाल यादव इनके यहां है, वो भी बड़ा वहां का अपराधी, और उसके खिलाफ भी इसी तरीके से तमाम वो। और इसी तरह से इनका एक मंत्री जो मंगल पांडे है, उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार से लेके तमाम तरह के मामले हैं, और तमाम नकली दवाएं और सबके को लेके केसेस हैं। इसी तरह से और इनके यहां जो है सीवान से हो, दानापुर से हो, तमाम जगह से इस टाइप के लोग हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वगैरह भी हैं, और गिरिराज सिंह को रोज देखते ही हैं, जो दंगे फसाद और हिंसा कराने की साजिश रचा करता है, वो इन्हीं के है। नित्यानंद राय इन्हीं के है, जो अपराधियों और अपराध करने का पूरा धंधा करता है। चलिए, अब आ जाता हूं इन्हीं की सहयोगी जेडीयू, उसने 7 बड़े खूंखार अपराधियों को टिकट दी है। उनमें एक तो ऐसा है जो आईएएस अफसर की हत्या करवाने वाला है, और वो अनंत सिंह, उसको टिकट दिया है। उसकी पत्नी को भी ये बना चुके हैं विधायक, उसका भाई भी है। तो इस तरह से उसका एक भाई अजय सिंह, वो भी है, और इसी तरीके से कई सारे अपराधी इनके पास हैं। शैलेश कुमार, विजय चौधरी, इस तरह से तमाम ये हैं जिनके खिलाफ दर्जनों दर्जनों मुकदमे हैं, और ये अपराध के वहां के सबसे बड़े सरगना। इसी तरह इनके यहां रामविलास पासवान की जो पार्टी, अब वो तो नहीं रहे, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान चला रहा है। वहां पर एक तो पहले तो अब जाति क्या, घर के लोगों को ही सिर्फ टिकट दिया जाता है। दूसरा, पैसा लेके टिकट दिया जाता है, या दिया जाता है अपराधियों को तो राजू तिवारी जैसे लोगों को दिया जाता है। और इसी तरह से उनके यहां तमाम सारे अपराधियों को टिकट दिया गया है। तो आप समझिए, ये अपराधियों को टिकट है। और इसी तरह से जब सारी बात होती है, तो आप कहेंगे नहीं, आरजेडी ने भी तो दिए। हाँ, आरजेडी ने दिए हैं, लेकिन अपराधियों को नहीं दिए। वो जो उनके परिवार के हैं, लेकिन वो अपराध में संलिप्त नहीं रहे। जैसे ओसामा साहब, जो साहबुद्दीन का बेटा है, लेकिन वो कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहा, उसको टिकट दिया जाता है रघुनाथपुर से। इसी तरीके से मीरा यादव को दिया जाता है। मीरा यादव खुद कभी भी अपराधी नहीं रही। और इसी तरह से जो है कुछ और लोग हैं, सुमित सिंह, अनुराग यादव आदि। तो जो लोग ये दिए गए, इनमें से कोई भी खुद इस तरह का नहीं है जिसने वो किया हो, लेकिन खुद सबसे बड़े अपराधियों को टिकट वही दे रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया आरजेडी, उसकी बेटी है। तो जब इस तरह से हो,
तो आप समझ सकते हैं कौन अपराधियों को पालता है और कौन करता है, क्योंकि ये अपराधियों का ही गैंग है और वही करता है। और जब वो करता है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको जानना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी ने एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया। इसी तरीके से तमाम दूसरे भी दल। और जब लेकिन एनडीए ने सिर्फ अपराधियों को, सारे अपराधी चुन चुन के उनको टिकट दिया है। तो जब ऐसे लोगों को टिकट दिया गया तो आप यह समझ सकते हैं कि क्या खेल हो रहा है और कैसे हो रहा है अपराधियों का ही। एक तरफ हमारे युवा जो नौकरी के लिए पूरे देश में भटकते हैं, शिक्षा के लिए भटकते हैं, सबके लिए भटकते हैं, कुछ अपना घर परिवार सब बेच के, जमीन जायदाद बेच के किसी तरह से सोचते हैं अमेरिका पहुंच जाए, वहां पर एक स्वर्णिम भविष्य मिल जाएगा, जीवन जी लेंगे, तो डोंकी रूट से चले जाते हैं। ऐसे हजारों लोगों को अमेरिका ने बेइज्जत कर करके, हथकड़ियां बेड़ियां डाल डाल के भारत में भेज दिया। यदि भारत में उन्हें रोजगार मिल जाता, काम मिल जाता, तो वो क्यों ऐसा करते? अब वो न घर के रहे न घाट के रहे। ऐसे ही 54 लोग अब फिर आए और उनका यही दर्द है कि यदि भेजना ही था वहां से तो हमें कोई वो नहीं, भेज देते। कम से कम हथकड़ियां बेड़ियां डाल के, जिस तरह से बेइज्जत करके, पीट के, मार के भेजा गया, यह तो न करते। दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो पकड़े जा रहे हैं अवैध प्रवासी के नाम पे, उन्हें तो इज्जत से भेजा जा रहा है। हमारे यहां यूं लाके फेंक दिया जा रहा है। तो जो ये 54 लड़के आए, युवा आए, अपना भविष्य, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, न वहां के रहे न यहां के रहे। आप सोचिए, इस दशा में लाख खड़ा कर दिया है। यही दशा कमोबेश बिहार की। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि शिक्षा भी बर्बाद की, स्वास्थ्य भी बर्बाद किया, रोजगार भी नहीं, उद्योग भी नहीं, कुछ नहीं। और जब बर्बाद करके खड़ा कर दिया, 20 साल में नीतीश कुमार ने और 11 साल में नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद कहेंगे घुसपैठिया। और ये घुसपैठिए तो जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पहले की सरकारों ने जिस तरीके से भारत में घुसे थे, उन्हें निकाल के भेजा था। 88,000 समथिंग, यानी करीब करीब जो, सॉरी, 88,000 कह सकते हैं, उन्होंने टोटल भेजे थे। और जो टोटल 88,000 भेजे घुसपैठिए बाहर किए, अब आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितने भेजे? 3,500। 3,500। और उसके बाद घुसपैठिया घुसपैठिया कह के SIR के नाम पे जिस तरह से वोट काटे गए, जिस तरह से किया जा रहा है और सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से बिहार की बर्बादी की एक बड़ी वजह जातिवाद है। और जाति के चक्कर में उस प्रदेश को बर्बाद किया गया। और यह बर्बादी की शुरुआत 1977 में हुई। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने जो आग लगाई, उस आग ने बिहार को बर्बाद किया। बनाया नहीं, जो बना है आज वहां जो कुछ है वो उसके पहले का या तो देन है या कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह की सरकार के समय दिए गए प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठे वायदे करते रहे, झूठे जुमले देते रहे और बनाया कुछ नहीं। यही जो एम्स दे के गए थे मनमोहन सिंह, वह भी नहीं कंप्लीट कराया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे। तो अब आप समझिए, इसीलिए शायद राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि वहां के लोगों को न्याय भी देना है, सम्मान भी देना है, रोजगार भी देना है, शिक्षा भी देना है। और तेजस्वी को उस काम के लिए लगाया गया। जी हां, फैसला तो आपको करना।